तो अपन ने देखा था इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट अपन ने चालू किया था, जिसके अंदर हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ आईएनसी के बारे में। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ आईएनसी हमको पता है 1885 के अंदर आईएनसी फॉर्म हो जाता है करके। तो उसके पहले हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, सो उसके अंदर बोला गया था कि हमने मतलब ब्रिटिश बोलते हैं कि हमने आईएनसी का एस्टेब्लिश किया, लेकिन ऐसा था क्या? नहीं था। आईएनसी का जो फॉर्मेशन था वो एक इनएविटेबल था करके। ठीक है, उसको आने नहीं था, तो ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था करके। और इसका हमको कैसे पता चलता है? तो 60s 70s और 80s से उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया था करके। ठीक है, और हम्बलिंग ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन वाया आईएनसी। उसके बाद ऑलरेडी एग्जिस्टेड अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और सिर्फ वो सब अक्यूमुलेट हुआ और एक आईएनसी बनता है करके। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे? तो उसके अंदर था द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय एस.एन. बैनर्जी इन बंगाल। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन स्टार्टेड बाय दादाभाई नौरोजी, जगन्नाथ शंकर शेठ इन बॉम्बे, एंड द सार्वजनिक सभा एस्टेब्लिश बाय चिपलूनकर इन पूना। तो ये सब बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस थे जो आईएनसी के पहले एस्टेब्लिश हुए थे करके। ठीक है, तो आईएनसी एक सडन एक्सीडेंटल नहीं था, तो उसके लिए पूरा बैकग्राउंड पीछे तैयार हो रहा था करके। और ब्रिटिशर्स जो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था करके। ठीक है, तो इंडियंस के पास इतना पोटेंशियल था कि वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सके करके। फिर इसके अंदर जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे और मीडिया थे उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो उसका इंसिडेंट्स में देखने को मिलता है कि 62 पेपर्स थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर इन द लेट 70s। ठीक है, एज वेल एज 60 न्यूज़पेपर्स थे इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर, 38 इन बंगाल के अंदर, 19 इन मद्रास के अंदर। एज वेल एज द अमृत बाजार पत्रिका जो था, जिसको एडिट किया जाता था बाय द शिशिर कुमार घोष, एंड द बंगाली एडिटेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वाज अ पावरफुल ऑर्गन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने हेल्प किया था आईएनसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, सिर्फ हेल्प किया था और कुछ नहीं। फिर एलन एक्टो ह्यूम एक्टेड एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर, ही एक्टेड एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडियन लीडर टू क्वेल ऑफिशियल हॉस्टिलिटी। His belief in the socio-economic development of the Indian and his comparative openness towards the प्रोग्रेसिवनेस। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना चाहते थे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओज नथिंग टू ह्यूम और डफरिन। आगे हम देखने वाले थे कि भले ही हम बोलते हैं कि ह्यूम ने एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया, ये किया, वो किया, लेकिन आगे जाके उनका जो नेचर है वो हॉस्टाइल रहता है टुवर्ड्स द आईएनसी। ठीक है, when the Indian Association founded that it could be function as a practice at an all India level, it convened the two national conferences, which were to some extent national in composition and fully national in outlook. देखो, इंडियन एसोसिएशन जो था, जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का था, उन्होंने दो नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए थे 83 और 85 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आईएनसी एस्टेब्लिश होता है, मतलब उन्होंने एक ट्राई किया था ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने का, लेकिन इंडियन एसोसिएशन उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया, इसके लिए उनको दूसरा ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ आईएनसी एस्टेब्लिश करना पड़ा। ठीक है, फिर हम देख ले ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न पॉलिटिकल एसोसिएशन कल्मिनेट इनटू फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इधर हम देखने वाले हैं कि 1885 से पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे और 1885 के बाद और कौन से ऑर्गेनाइजेशन आए। बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा कि पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे उसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न प्रेस भी बोला जाता है इनको, और फादर ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया था फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय ज्यूरी, द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू हायर ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट फ्रॉम जमींदारी ऑपरेशन, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली कौन से फोकस्ड एरिया थे राजा राम मोहन रॉय के लिए? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, ट्रायल बाय ज्यूरी था, मतलब कि ब्रिटिशर्स को भी इंडियन ज्यूरी ट्रायल कर पाए ऐसा। उसका सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी था। ठीक है, फिर इंडियन को हायर ऑफिसर्स के अंदर प्लेसमेंट देना, एज वेल एज जो रायत का एक्सप्लोइटेशन होते हैं जमींदार उसको स्टॉप करना, और इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बूस्ट करना करके। राजा राममोहन रॉय's tradition was carried after his death by the radical Bengali called हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, डेरोजियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्या? राजा राममोहन रॉय के बाद डेरोजियो ने अपने हाथ में कमान ले लिया और आगे चलाने लगा करके। तो बेसिकली डेरोजियो जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फेज 2 के अंदर रहते हैं। अब हम देखने वाले 1885 से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है लैंड होल्डर सोसाइटी इन कलकत्ता 1838 में। ठीक है, इसका एम क्या था? ऑफ प्रोटेक्टिंग द क्लास इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद 1843 के अंदर आते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ओके,
उसके बाद 1851 के आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड बॉम्बे एसोसिएशन इन 1852। ठीक है, याद रखेंगे पूरा सीक्वेंस ये करके। पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके बाद आता है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, उसके बाद मद्रास एंड बॉम्बे एसोसिएशन। ओके, हाँ, लेकिन बेसिकली ये जो एसोसिएशन था वो डोमिनेटेड बाय वेल्थी कमर्शियल जमींदार एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने किन के किस टॉपिक्स के काम किया, कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया था, तो वो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लार्ज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद गवर्नमेंट एंड एनकरेजमेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब फेज 3 का बात करेंगे। तो फेलियर ऑफ 1857 मेड इट क्लियर दैट कि जो अपर क्लास था, ठीक है, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है लीडरशिप लेने के लिए करके, एंड कुड नो लॉन्गर सक्सीड एंड दैट रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइज मस्ट फ्लो अलोंग न्यू चैनल। तो उनको नया कुछ तो भी अभी ढूंढना पड़ेगा करके। ठीक है, और यहाँ पे फिर ग्रोथ होता है इंडियन इंटेलिजेंसिया का। हमने देखा था इंडियन इंटेलिजेंसिया जो था उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था करके, लेकिन बाद में जैसे जैसे ध्यान में आने लगा कि ब्रिटिशर का एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज, उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन इंटेलिजेंसिया टुक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप ऑन मॉडर्न थॉट, probed deeper into the real nature of imperialism and was ultimately transformed into modern political activity। ठीक है, फिर इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट होने लगा, जिसका रिजल्ट था पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो फॉरेन में भी हमारे कुछ एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुए, जिसका एग्जांपल था 1866 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी वाज सून टू बी नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर था ऑफ द ब्रिटिश रूल। हमने देखा ट्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दिया था करके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑल हिज लाइफ दादा भाई केप्ट इन टच विद यूथ एंड कंटिन्यूअसली डेवलप इन थॉट एंड पॉलिटिक्स इन द रेडिकल डायरेक्शन। एक चीज याद रखना, दादा भाई नौरोजी है ना, उन्होंने 3 बार आईएनसी को प्रेसिडेंट किया है। ठीक है, 3 बार वो प्रेसिडेंट बने हैं आईएनसी के। अब वो कौन से 3 है ये याद रख लेना करके, बाद में देख लेना। ओके, उसके बाद जस्टिस महादेव गोविंद रानड़े, गणेश वासुदेव जोशी और एस चिपलूनकर ने मिलकर बनाया क्या, पूना सार्वजनिक सभा का भी 1870s के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 76 से लेके 1880s का। ये टाइम पे हमारा वॉइसरॉय रहता है लॉर्ड लिटन, लिटन द बैड। ठीक है, तो लिटन द बैड ने क्या क्या काम किए, तो रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल। ठीक है, अपीस लैंडशायर मैन्युफैक्चर। ओके, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट होता था उसके ऊपर का ड्यूटी हटा दिया, मतलब पूरा फ्लड आ गया करके फॉरेन गुड्स का इंडिया के अंदर। उसकी वजह से इंडियन जो थे, मतलब कंटेम्प्रेरी, उनको जो कम्पीट करने के लिए इंडियन जो थे वो उसको कम्पीट ही नहीं कर पाए करके। ठीक है, तो इसकी वजह से वर्कर्स आर्टिशियन से वो कंपटीशन से बाहर हो गया करके। उसके बाद एक्सपेंस वाज थ्रोन ऑन इंडियन एक्सचेकर। जो भी यहाँ पे काम करते थे उनका सब कुछ पेमेंट इंडिया को ही करना पड़ता था करके, इंडियन तिजोरी से जाता था। आर्म एक्ट लाया गया जिसके थ्रू इंडियंस के पास के जो भी आर्म्स थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया करके। ठीक है, फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया यहाँ पे, एज वेल एज इसी टाइम पे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करता है पलिटन। ठीक है, क्यों, क्योंकि केसर हिंद का टाइटल दिया गया था विक्टोरिया को, क्वीन को। ठीक है, तो उसी के लिए वो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स का कंपीटिंग एज है उसको रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम 10 टू 19। तो इसी के चलते जो एक कॉन्शियस जो बोलते हैं ना एक गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ जाता है करके लिटन के पॉलिसीज को लेके, जिसका फिर कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के अंदर। ओके, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ स्वदेशी यहीं से स्टार्ट होते हैं 1870 से। ओके, बाहर से माल आने लगा तो हमने उसको बोला कि नहीं बाबा, हम लोग हमारा जो ट्रेडर्स और आर्टिसंस है उसको सपोर्ट करेंगे करके। ठीक है, तो इसके चलते स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। उसके बाद नया पॉलिटिकल मूल जनरेट होने लगता है करके। now stake their claim to be champion of the people in competition with the zamindar. They also refused to accept the doctrine that India must be ruled by Britain forever. ठीक है, हमको नहीं चाहिए ब्रिटिश रूल करके। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश होता है 1876 के अंदर। कौन करता है इसको एस्टेब्लिश, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और इसका मेन सब्जेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म क्या रहता है, तो रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, as well as they agitate in favor of the right of the tenants against the zamindar and plantation worker against a foreign tea
प्लांटर्स, और इसने अपना बहुत सारा ब्रांचेस बंगाल और अदर बंगाल के विलेजेस के अंदर एस्टेब्लिश किया, एज वेल एज आउटसाइड बंगाल भी इन्होंने ब्रांचेस एस्टेब्लिश किए थे करके। मेन है कौन, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद हमने देखा 1884 के अंदर एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, ये बनाते हैं मद्रास महाजन सभा, ठीक है, और पब्लिश करते हैं द हिंदू, ठीक है। बॉम्बे के अंदर फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी एस्टेब्लिश करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1885 के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़पेपर्स थे। तो वो थे अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, संजीवनी, बंगाली, उसके बाद हिंदू, स्वदेश मित्र, आंध्र प्रकाशिका, केरला पत्रिका इन मद्रास, उसके बाद मराठा केसरी, इंदू प्रकाश, सुधारक बॉम्बे के अंदर, उसके बाद एडवोकेट हिंदुस्तानी आजाद यूपी के अंदर, उसके बाद ट्रिब्यून, अकबर आम कोहिनूर पंजाब के अंदर, ठीक है, ये सब प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स थे करके। उसके बाद फेज 5 के ऊपर आ जाते हैं। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना था, कॉमन फोरम फॉर मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी, but also to carry on public education with a view to create in time a broad based freedom struggle। तो बेसिकली आईएनसी एस्टेब्लिश करने के पीछे का ये कुछ मेजर रीजंस थे कि सबको गैदर करना था, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना था, आइडियाज डिस्कस करने थे और प्लानिंग करना था। इतना ही नहीं तो एजुकेशन भी स्प्रेड करना था ताकि आगे जाके हम एक ब्रॉड बेस बना सके फॉर अ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ने ट्राई किया था 1883 के अंदर, ठीक है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था किसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बट अटेम्प्ट जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा करके। उसके बाद आते हैं एलन एक्टन ह्यूम, द इंग्लिशमैन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, और वो बॉम्बे के जितने भी मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं बोलेंगे, जितने भी एक्टिव थे वो टाइम पे रेवोल्यूशनरीज, उनको साथ में लाते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में लाते हैं और दिसंबर 1885 के अंदर आईएनसी को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और उसको पहले मतलब जो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। फिर हमने देखा सेफ्टी वॉल थियरी के बारे में। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऐसा मानना था कि जो रिवोल्ट वगैरह हुआ वो कहीं ना कहीं पे, या रिवोल्ट वगैरह जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे जो एक मिस कॉन्शियसनेस है या फिर एक बोलते हैं ना जो गुस्सा पनप रहा है उसका रिजल्ट है करके। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए या उसको चैनलाइज करने के लिए बॉडी का होना जरूरी है करके। तो इसी के चलते आईएनसी को एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि आगे जाके जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1857 जैसे रिवोल्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड अर्ली कांग्रेस। देखो ब्रिटिशर्स ने आईएनसी एस्टेब्लिश किया ऐसा बोलते हैं कि एलन एक्टो ह्यूम ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया था करके एस्टेब्लिशन के लिए, लेकिन ऐसा जरूर ऐसा नहीं है करके, क्योंकि आगे जो उनका एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स आईएनसी वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल रहता है करके। तो हर टाइम ब्रिटिशर्स को प्रेज करना कि उन्होंने आईएनसी एस्टेब्लिश करके दिया वो गलत है, ठीक है। From the beginning, the government was hostile to the development of the national forces. Okay, British authorities had not adopted an openly hostile attitude. They had hoped that Indian Congress would keep itself busy in academic discussions confined to handful and politically conscious Indians. ठीक है, वो उनको बढ़ाना नहीं चाहते थे करके। तो फेज 2 के अंदर देख लेते हैं ब्रिटिशर्स कुड नॉट टॉलरेट द पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेडिंग अमंग द कॉमन पीपल, दैट वाज नथिंग बट सेडिशन। तो हम लोग के लिए जो अवेयरनेस था वो उनके लिए सेडिशन था करके, ठीक है। और ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि जो जो इंडियन एसोसिएशन है मतलब कि जो आईएनसी है वो इसको और ज्यादा स्प्रेड करे करके। फिर हमने यहाँ पे एक जॉर्ज हैमिल्टन का एग्जाम्पल दिया था कि जिन्होंने दादा भाई नौरोजी को बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे इंसल्ट किया था करके उनका, ठीक है, क्योंकि वो इंडियंस के जो भी राइट्स है उसको सपोर्ट करते थे करके और ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में बातें करते थे। फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया आईएनसी को ओपनली, ठीक है। फिर नेशनलिस्ट जो थे उनको ब्रांड दिया, मतलब उनको बुलाने लगे क्या, डिसलॉयल बाबूस, सेडिशियस ब्राह्मीन्स एंड वायलेंट विलन्स करके। फिर ओके, जो सेडिशन का फैक्ट्री बुलाते थे कांग्रेस को ये ब्रिटिशर्स, ओके। उसके बाद हमने देखा 1887 के अंदर डफरिन ने अटैक किया आईएनसी के ऊपर इन अ पब्लिक स्पीच एंड रेडिक्यूल्ड इट एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है। डफरिन ने क्या बोला था कि जो आईएनसी है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है करके। उसके बाद हमने जॉर्ज हैमिल्टन के बारे में देखा जिसने दादा भाई नौरोजी को इंसल्ट किया था करके। उसके बाद कर्जन के बारे में देखा था। कर्जन क्या बोला था कि 1919 में कांग्रेस इज tottering to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise, ठीक है।
फिर उनको अक्यूज भी किया गया था कि वो रशियन गोल्ड रिसीव करते हैं करके, मतलब ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते हैं करके खुद को फंडिंग देने के लिए। फिर उन्होंने, अच्छा, ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ने के लिए क्या किया, तो अभी वापस डिवाइड एंड रूल का अपना पुराना पॉलिसी लेके आए करके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, तो ब्रिटिशर्स ने सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद जैसे प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल से उनको अलग कर दिया करके, ठीक है। और इसी का रिजल्ट होता है कि 1907 के अंदर आपको सूरत स्प्लिट होता है, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं करके, ठीक है। इन काइंड था ये, डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते करके, लेकिन ये एक रिजल्ट था उसका। फिर देखो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, तो मुस्लिम जो अपर क्लास है उसको ब्रिटिशर्स रिप्रेस करते हैं करके, ठीक है, उनको साइड में रख देते हैं और फेवर करते हैं हिंदू मिडिल क्लास एंड अपर क्लासेस को, ठीक है। फिर 1870s के बाद क्या होता है, तो अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट, तो वो नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट में हो जाते हैं करके, एंड क्लेवरली एक्सप्लॉइट द कंट्रोवर्सी अराउंड द हिंदू एंड उर्दू टू प्रमोट कम्युनल फीलिंग, ठीक है। द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्टेड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदूज वाज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल में देखो कितना सारा पॉलिसीज वो लोग यूज कर रहा था करके। फिर उसके बाद डिवाइड एंड पॉलिसी वाज नॉट कन्फाइंड टू इंडियन मुस्लिम डिफरेंस, एन एफर्ट वाज मेड टू टर्न द ट्रेडिशनल फ्यूडल क्लास अगेंस्ट न्यू इंटेलिजेंसिया, प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, कास्ट अगेंस्ट कास्ट एंड ग्रुप्स अगेंस्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये सब टाइप था डिवाइड एंड रूल का। अब क्या किया पता है कि और आगे इन्होंने डिवाइड एंड रूल को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया, और उन्होंने जो ओल्डर एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी इंडियन पॉलिटिशियंस थे उनको, जो न्यू क्लास था उससे सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो 1890s के अंदर एफर्ट वर मेड टू सेपरेट द रेडिकल ऑफ यस्टरडे, दैट इज रमेश चंद्र बैनर्जी, जस्टिस रानडे, गोखले एंड अदर फ्रॉम द लीडर सच एज नवरोजी एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो ठीक है, फूट पाना चालू कर दिया, हु टू बी कंसिडर एज एक्सट्रीमिस्ट, मतलब बैनर्जी और अपने नौरोजी जो थे उनको एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है, तो उनको अलग कर दिया या फिर अलग करने का ट्राई किया फ्रॉम द जो पहले के रेडिकल्स थे उनसे, मतलब किससे, रमेश चंद्र बैनर्जी, तो जस्टिस रानडे और गोखले, इनसे, ठीक है। फिर आगे, more moderate section of the nationalist opinion appeased by marking concession of maximum age of recruitment of Indian civil services provide larger opening to Indian in government services, widening the scope of local municipal government and passing Indian Council Act 1892। तो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट से जो गवर्नमेंट सर्विसेज के इंडियंस को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिर एल्गिन जो थे, जो वॉइसरॉय थे इन 1898, वो डिक्लेयर करते, वो एक डिक्लेरेशन दे रहे कि इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय द स्वॉर्ड एंड बाय द स्वॉर्ड इट शैल बी हेल्ड, मतलब ये दिखाता है कि कितना हॉस्टाइल नेचर था ऑफ द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द इंडियंस, ठीक है। फिर ब्रिटिश अथॉरिटी बिलीव दैट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैड बीन अ मेजर कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, कि हमको पता था ना कि वो डायलेमा के अंदर थे कि कितना एजुकेशन देना चाहिए करके, क्योंकि उनको पता था कि एजुकेशन अगर ज्यादा दे दिया तो बंदा लोग रिवोल्ट कर देंगे, और कम दिया तो उनको हम यूज नहीं कर पाएंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। फिर एजुकेशन एक्ट लाते 1903, एंड बाय कीपिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द टीचर थ्रू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमने देखा था कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो राइज होने लगा, तो इसके चलते कर्जन लाता है, एक्ट लाता है कि जिसमें जो भी अपना ये रहता है, स्टाफ रहता है या फिर रिक्रूटमेंट रहता है या फिर स्टूडेंट्स का एंट्री रहता है, उसको उसके ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है करके, तो जो ऑफिशियल्स मेंबर था उनका प्रपोर्शन बढ़ा देता है इन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, ओके। फिर 1905 के अंदर मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडरशिप एमर्ज होता है करके, ठीक है, और वो एक नया थ्रेड बन जाता है फॉर द ब्रिटिशर्स। रिप्रेशन, कंसिलिएशन और सप्रेशन का ब्रिटिश पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं करके, रिप्रेस द मिलिटेंट लीडरशिप, फिर ट्राई टू विन ओवर द मॉडरेट, एंड फाइनली ट्राई टू सप्रेस मिलिटेंट लीडरशिप कंप्लीटली, ठीक है। याद रखेंगे क्या था पॉलिसी उनका, रिप्रेशन, कंसिलिएशन एंड सप्रेशन। रिप्रेशन ऑफ व्हाट, मिलिटेंट लीडरशिप। उसके बाद कंसिलिएशन के अंदर क्या था, ट्राई टू विन ओवर द मॉडरेट्स, और सप्रेशन के अंदर क्या था, जो मिलिटेंट लीडर्स है उसको कंप्लीटली सप्रेस कर देना करके। फिर कम्युनल राइवलरी स्टार्ट हो जाता है करके। कम्युनल राइवलरी को एक और एग्जांपल देखने को मिलता है हमको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, ठीक है। हमने देखा था 1850 से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इधर तक हमने पढ़ा था, ओके। तो सर आएंगे।